जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक नारी उत्थान की समस्या और समाधान। भूमिका। नारी के अंतर्मन में आत्महीनता की ग्रंथि पीढ़ियों से जम गई है। वह स्वयं को हीन, असमर्थ, दीन, दुर्बल, पराधीन, दुर्भाग्य की मारी हुई मान बैठी है। इस मान्यता के रहते न कोई बड़ा सुधार हो सकेगा और न बड़ा परिवर्तन। स्थिति बदलने के लिए बाहर से थोपे गए उपाय उतने कारगर नहीं हो सकते जितने कि पीड़ित पक्ष के तनकर खड़े हो जाने पर संभव होता है। इसलिए न केवल शिक्षा की वरन उत्कर्ष का इस स्तर तक उभार होना चाहिए कि उसे चरणदासी बने रहने की स्थिति स्वीकार नहीं, वरन वह पुरुष पर शासन करने की स्थिति तक पहुँच कर रहेगी और दबाव से नहीं वरन स्वेच्छा से उसे सद्भाव भरा सहयोग प्रदान करेगी। माता के रूप में वह संतान का पोषण भी करती है और मार्गदर्शन भी। पत्नी के रूप में वह पति को सघन आत्मीयता का अमृत भी पिलाती है, साथ ही उच्च श्रृंखलता न बरतने वाला अंकुश भी लगाती है। भगनी और पुत्री दबाव तो उतना नहीं दे पाती, पर अपने भाव भरे संवेदन द्वारा भाई या पिता को मर्यादा में रहने के लिए प्रकारांतर से बाधित अवश्य करती है। यह शाश्वत समर्थता अब तक इन दिनों प्रयुक्त नहीं हो पा रही है। अब उसे अपनी सत्ता और महत्ता का आत्मबोध स्वयं प्राप्त करना है। साथ ही यह भी सोचना है कि अब की अपेक्षा भविष्य में किस प्रकार अच्छी स्थिति तक पहुंचना संभव हो सकता है। यह चिंतन हर किसी पिछड़ी स्थिति वाले के मन में उठना चाहिए, भले ही उसे असंतोष भड़कना ही क्यों न कहा जाए। यह हर मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि वह अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना और चेष्टा करे। यह मानसिकता हर किसी की रहनी चाहिए, अन्यथा प्रगति का पथ ही रुक जाएगा। नारी उत्कर्ष के लिए कौन आगे आए? सुशिक्षित महिलाएं अपनी योग्यता के बल पर स्वावलंबी बनने की दिशा में भी सफलता प्राप्त कर लेती हैं और उन्हें समुचित सम्मान भी मिल जाता है। अपनी विशिष्टता के बल पर वे परिवार के पड़ोसी संबंधियों के साथ सद्भाव भी बनाए रहती हैं। उन्हें अपनी क्षमता पर आत्मविश्वास भी रहता है और आड़े समय में वे उसका सदुपयोग भी कर लेती हैं। घर वाले भी उन पर इतना दबाव नहीं डालते जिससे वे सर्वथा अस्वीकार कर दें। सुशिक्षित महिलाओं के संबंध में तो एक ही समस्या है कि वे नौकरी, व्यवसाय आदि करती हैं तो घर परिवार को, बच्चों को कौन संभाले। दूसरी समस्या यह है कि यदि वे घर पर रहती हैं तो मिलजुल कर काम करने की पद्धति चल पड़ने पर उनका तो समय खाली रहता है। उसे किस कार्य में इस तरह लगाया जाए कि उसका कोई उपयोगी सत् परिणाम निकल सके। खाली रहने पर हर किसी का समय बेकार कामों में खर्च होता है और मस्तिष्क में अनगढ़ विचार प्रवाह बहता है। इस दृष्टि से अशिक्षित महिलाएं भली पड़ती हैं जो घर परिवार के कामों में इस कदर जुटी रहती हैं कि उनके सामने खाली समय रहने और उसमें ऊल जलूल सूझने जैसी कठिनाई सामने ही नहीं आती। घर से बाहर काम करने जाने वाली महिलाओं की स्थिति दूसरी है। वे घर का काम भी संभालती और दुकान, दफ्तर आदि को भी देखती हैं। उनका समय सरलता पूर्वक कट जाता है। उनके सामने यह प्रश्न नहीं आता कि वे खाली समय का क्या करें। यह प्रश्न उस दशा में तो पैदा होता ही नहीं जब महिलाएं अविवाहित रहकर नौकरी आदि करती हैं। तब परिवार की अन्य महिलाएं घर का काम संभाल लेती हैं
और बेटी ननद होने के नाते उनका सम्मान करती और काम नहीं करने देती। ऐसी दशा में उनका समय भी खाली बच जाता है और स्थिति प्रायः वैसी ही बन जाती है जैसे कि अमीर रईस घरों की महिलाओं की होती है। अमीरों के यहाँ घरेलू काम नौकर चाकर करते हैं और महिलाएं अपनी सज धज में टीवी रेडियो जैसे मनोरंजनों के सहारे समय काटती हैं। उनकी शिक्षा भले ही ऊंची हो, प्रतिभा भी अच्छी हो, पर उपयोगिता की कसौटी पर कसने से यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्हें भी बेरोजगारों जैसी स्थिति में रहना पड़ता है। भले ही यह अभाव उन्हें अखरता न हो, भले ही गरीब लोग बड़ी भाग्यवान कहकर चापलूसी करते हों। महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही है कि हर व्यक्ति का समय किसी उपयोगी स्नातक कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। किसी के पास भी इतना समय खाली न रहना चाहिए कि उन्हें ठलुआ कहा जा सके। यह स्थिति दयनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। इसके कारण राष्ट्रीय प्रगति की संभावनाओं में कमी आती है। ठाली व्यक्ति चाहे बीमारी के, अपंगता के, रोजगार रहित होने के कारण अनुत्पादक हो गया हो अथवा अमीरी या उच्च शिक्षा के कारण हर हालत में उसकी योग्यता का लाभ समाज को नहीं मिलता। परिवार भी उन्हें पाकर गुड़िया जैसी शो पीस भर अनुभव कर सकता है। यह नहीं सोचता कि उसके आगमन से प्रगति की दिशा में कोई बढ़ चढ़कर योगदान मिला। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि जिनके घर में खुशहाली है वे भी पैसा कमाने में लगे, क्योंकि औसत भारतीय स्तर से अधिक मात्रा में जहाँ भी खुशहाली बढ़ेगी वहाँ दुर्गुणों की, दुर्व्यसनों की घुसपैठ होगी। अनावश्यक धन संचय से उत्पन्न विकृतियां इतनी अधिक हानिकारक होती हैं कि उन्हें देखते हुए यही सोचना पड़ता है कि अमीरी किसी के सौभाग्य का चिन्ह है अथवा उसके कारण समाज का कोई हित साधन होता है। अर्थनीति में सदाशयता का प्रवेश तभी होता है जब मनुष्य व्यक्तिगत रूप से सादा जीवन, उच्च विचार की नीति अपनाए और अपनी बढ़ी हुई योग्यता का लाभ लोक मंगल के परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित करे। बात शिक्षित महिलाओं की है, जिन्हें किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है। उनकी बात दूसरी है, पर जिन्हें जिस भी कारण अवकाश मिलता है उन्हें एक ही बात सोचनी चाहिए कि इन बहुमूल्य क्षणों को बेकार के या कम महत्व के कामों में खर्च करने की अपेक्षा वे उन्हें लोक मंगल में लगाने की बात सोचें। यह अच्छा खासा मनोरंजन भी है और साथ ही जन कल्याण की साधना में निरत रहने के कारण आत्मसंतोष प्रदान करने वाला भी और दूसरों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने वाला भी। ठलुआपन भी जब आलस्य प्रमाद की अन्य शाखाओं की तरह अभ्यास में उतर जाता है तो समय काटने के लिए कुछ भी हल्का फुल्का कारण या बहाना ढूंढ लिया जाता है। यह बात आदमी के संबंध में इसी रूप में लागू होती है। यदि कोई गंभीरतापूर्वक और तीव्र समीक्षा की दृष्टि से देखे तो प्रतीत होगा कि यदि कामों में चुस्त दुरुस्त ढंग से लगा जाए तो उसके आधार पर समय को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जा सकता है कि अन्य काम भी ठीक तरह चलते रहे और किन्हीं महत्वपूर्ण परमार्थिक कार्यों के लिए काफ़ी समय निकाल सकें। समय रबड़ की तरह है, उसे खींचकर बढ़ाया भी जा सकता है और सिकुड़ जाने पर जरा से आकार का रह जाता है। चर्चा विशेष रूप से सुशिक्षित महिलाओं के संबंध में की जा रही है, जिनमें से अधिकांश की स्थिति ऐसी होती है कि चाहे तो घरेलू कार्यों के अतिरिक्त लोकहित के लिए कुछ अवकाश निकाल सकें।
समाज की वास्तविक प्रगति ऐसे ही समयदानी लोकसेवियों से होती है। राष्ट्र इन्हीं के कंधों का सहारा पाकर आगे बढ़ते और ऊंचे उठते हैं। सरकारी विभाग और अफसर अपने ढंग से लोकहित कार्य करते हैं, पर मात्र उन्हीं की क्रियाकलापों पर भविष्य निर्माण का कार्य सौंपकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। दूसरा पक्ष जन सहयोग का भी उतना ही आवश्यक है। इसके बिना सरकारी कामों में उतनी सफलता नहीं मिल सकती जितनी कि मिलनी चाहिए। जन सहयोग से ही सरकार की प्रगतिशील योजनाओं को बल मिलता है और वे प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होती हैं। सुशिक्षित महिलाओं का खाली समय एक ही काम में लगना चाहिए कि वे नारी उत्कर्ष की बात सोचें और उसी एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने देश की स्थिति विचित्र है। यहाँ नारी के घर के लोगों से ही संबंध रखने के लिए बाधित किया जाता है। वे पुरुषों से विशेषतया घर से बाहर के लोगों के साथ संपर्क बनाने से रोकी जाती हैं। परंपरागत कारणों से उनका सहज स्वभाव भी ऐसे ढांचे में ढल जाता है कि किसी कार्य में वह अन्य पुरुषों का संपर्क न तो लेना चाहती हैं और न देना। ऐसा करने पर उसे लोक परंपरा के प्रतिकूल भी माना जाता है। प्रश्न नारी उत्कर्ष का है। उसके लिए जहाँ विविध प्रकार के साधन जुटाने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यकता है कि उन प्रयोजनों में नारी की अभिरुचि जगे, उनमें उत्साह जगाया जाए। अपने देश में यही बड़ी कठिनाई है। आदिवासियों के लिए सरकार उत्थान की योजना बनाती है, साधन भी जुटाती है, पर दूसरी ओर से उपेक्षा दिखाए जाने के कारण सहयोग के अभाव में किया कराया निरर्थक हो जाता है। यही बात किसी कदर देहाती महिलाओं के संबंध में भी लागू होती है। वे तथा उनका परिवार किसी ऐसी योजना में उत्साह नहीं दिखाता जो परंपरागत नहीं। कुरीतियों में ढेरों समय और पैसा खर्च कर देने वाले लोग भी उस आवश्यकता का अनुभव नहीं करते कि पैसा खर्च करने की योग्यता, कुशलता को बढ़ाया जाना भी आवश्यक है। इस आधार पर उनका निजी प्रगति तथा उनके समाज के उत्कर्ष का द्वार खुल सकता है। शिक्षित नारियों को एक ही कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उसके समुदाय को गई गुजरी स्थिति से ऊंचा उठाने का अवसर कैसे मिले। यों प्राणी मात्र एक है, मनुष्य एकमात्र एक है, पर प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए जिनकी आवश्यकता बढ़ी चढ़ी है। अस्पतालों में यों भर्ती सभी मरीजों का यथाक्रम इलाज होता है, पर यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त आता है तो डॉक्टर सब काम छोड़कर उसे संभालने में लग जाता है। विशेष परिस्थितियां या विशेष विपत्तियां आने पर सहयोग के लिए भी लोग तत्काल दौड़ पड़ते हैं। नारी की दशा इन दिनों ऐसी ही दयनीय है कि उसे तात्कालिक सहायता मिलनी चाहिए। मध्यकाल के सामंती अंधकार युग में दास दासियों का दमन शोषण अत्यधिक हुआ। अन्यान्यों पर किए गए अत्याचार जैसे थे जिनका निपटारा इस या उस प्रकार जल्दी ही हो गया, पर दास दासियों को लंबे समय की आजीवन गुलामी सहनी पड़ी और सिसक सिसक कर दम तोड़ना पड़ा। कानूनन वे प्रथाएं बंद हो गईं। दास वर्ग पुरुष होने के कारण अवसर मिलते ही तन कर खड़ा हो गया और अपने मौलिक अधिकारों को बड़ी सीमा तक वापस लौटाने में सफल हो गया। जो कमी रह गई है वह तेजी से पूरी होती जा रही है, किंतु औसत नारी की स्थिति अभी भी दासी स्तर की बनी हुई है। भारत की 3/4 आबादी छोटे बिखरे देहातों में रहती है। वहाँ नारी श्रम तो पूरा करती है, पर उसके व्यक्तित्व का निखार हो सके ऐसा कोई सहयोग किसी ओर से मिलता दिख नहीं पड़ता। विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है, दूसरी स्वावलंबन।
इन दोनों ही क्षेत्रों में देहाती नारी की स्थिति अपंग जैसी, बंदी जीवन व्यतीत करने वाली जैसी है। वह पुरुष की चल संपदा बनकर हर दृष्टि से उसी की दया पर निर्भर रह रही है। न उसे शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं, न स्वावलंबन की क्षमता विकास करने का कोई सुयोग है। इसके अतिरिक्त रूढ़ियों कुरीतियों ने उसे उसी वर्ष को सबसे अधिक जकड़ा है, जिसके कारण उसकी मानवोचित महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं, अधिकार भी मर गई हैं। हारे, थके, टूटे, निराश व्यक्ति की जो मनोदशा होती है, वही नारी की है। नारी और नर दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि से प्रायः आधे आधे हैं। इसमें शहर भी सम्मिलित है और ग्राम भी। आधी जनसंख्या गई गुजरी स्थिति में रहे तो उसे किसी देश समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। मात्र पुरुष की उन्नति को, उसके उत्पादन को, उसकी कुशलता को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि वह इसी स्थिति में पड़ी रहे तो पुरुष को भी उसकी गई गुजरी स्थिति का भार वहन करना पड़ सकता है। शिक्षित नारियों की संख्या नगण्य है। नारी ने शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में कदम तो उठाए हैं, पर वे उठे शहरों और कस्बों के मध्य वर्ग में ही हैं। इनमें से ऐसी कम हैं जिन्हें लोक सेवा के लिए समय मिलता हो। जितनी भी हों, वस्तुतः उन्हीं की जिम्मेदारी है कि नारी की वर्तमान दुर्दशा से उबारें, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकने योग्य बनाएं। नारी प्रगति का शुभारंभ कहाँ से हो? नारी को वर्तमान गई गुजरी स्थिति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुरुष की है। उसी ने अपने अहंकार और शोषण का शिकंजा कसकर नारी समुदाय को अपंग जैसी स्थिति में पहुंचाया है। अनेकानेक प्रतिबंधों में जकड़ी हुई बंदी जैसी स्थिति में घर के पिंजड़े में कैद रहती हुई शिक्षा और स्वावलंबन के क्षेत्र में असमर्थ नारी जैसी दीनहीन स्थिति में रह सकती थी, वैसी ही वह आमतौर से रह रही है। जिसे प्रोत्साहन न मिले, सहयोग का अभाव रहे, कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहना ही जिसकी नियति हो, वह और कुछ कर भी क्या सकेगा। चौकीदारिन, रसोईवारिन, धोबिन जैसी स्थिति में उसे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बच्चों पर बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ते चले जाते हैं, जिनके परिपोषण का न तो उसे समुचित ज्ञान है और न उनके शरीर में इस भार वहन के लिए उपयुक्त सामर्थ्य। ऐसी दशा में उसकी कुचली हुई आत्मा और जर्जर काया किसी प्रकार अपने मौत के दिन ही पूरे करती रह सकती है। क्या इसी स्थिति को यथावत बने रहना दिया जाए? क्या आधी जनसंख्या राजनैतिक गुलामी से भी बुरी पराधीनता में इस प्रकार अपने दिन गुजारती रहे? क्या राष्ट्र आधी जनसंख्या को दीनहीन स्थिति में पड़ी रहकर अपनी प्रगति की कल्पना करे और संभावना सोचे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में एक नहीं ही कहा जा सकता है। उज्जवल भविष्य की संभावना का स्वप्न देखने और उसके लिए योजनाएं बनाने वालों को अति गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा कि क्या संसार की आधी जनसंख्या को इसी उपेक्षित, तिरस्कृत, पद दलित स्थिति में पड़े रहने दिया जाए, जिसमें कि वह आज किसी प्रकार निर्वाह कर रही है। समय की मांग है कि व्यक्ति और समाज के सामने उपस्थित अन्यान्य समस्याओं के समाधान की बात सोचते समय यह भुला न दिया जाए कि नारी जागरण आज की महती आवश्यकता है। इस ओर उपेक्षा बरतने पर हम आधी दुनिया की शक्ति और स्थिति की उपेक्षा ही कर रहे होंगे। ऐसी दशा में अन्यान्य समस्याओं के किसी प्रकार हल खोज लेने पर इतना बड़ा अवरोध मार्ग में खड़ा रह जाएगा जो किसी भी प्रगति योजना को सफल न होने देगा। पुरुष सुयोग्य, शिक्षित, संपन्न, क्रियाकुशल बने, यह प्रसन्नता की बात है।
पर सोचा यह भी जाना चाहिए कि एक पहिए की गाड़ी किस प्रकार चलेगी, एक टांग से लंबी यात्रा कैसे पूरी की जाएगी। एक हाथ टूट जाने पर दूसरा अकेले ही सारे काम किस तरह सही रूप से पूरा कर सकेगा। अर्धांग पक्षाघात पीड़ितों को अपनी शरीर यात्रा ही दूभर पड़ती है, उनके लिए कुछ उपार्जन कर सकता है। सृजन में योगदान दे सकना किस प्रकार संभव हो सकता है। जो स्वयं बंधनों में कसे जकड़े पड़े हों, वे दूसरों को कुछ योगदान दे सकने में किस प्रकार सीमा तक सफल हो सकेंगे। प्रसंग अत्यधिक गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य है। उलझी हुई नारी समस्या के समाधान को सर्वोपरि समझा जाए, उसे प्राथमिकता दी जाए, सुधार परिष्कार के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न किया जाए। माना कि शहरों कस्बों में नई पीढ़ी की लड़कियां शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनने पुरुषों के समतुल्य अपनी योग्यता का विकास कर लिया है, उपार्जन कर सकने की क्षमता भी अर्जित कर रही है और महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित कर रही है। पर देखा यह जाना चाहिए कि आधी जनसंख्या में उनका अनुपात कितना है। वे नगण्य जितनी हैं। भारत की 3/4 जनसंख्या तो सुदूर एवं विरल देहातों में ही बिखरी पड़ी है। शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित ही 3/4 जितने बहुमत में हैं। सोचा इसी के बारे में जानना चाहिए। यूं यह देहाती क्षेत्र आमतौर से गरीबी की रेखा से नीचे ही रह रहा है। उसके उत्कर्ष अभ्युदय की भी महती आवश्यकता है, पर इससे भी अधिक चिंता का विषय अनेक बंधनों में आबद्ध कुरीतियों का शिकार एवं शिक्षा से रहित वह नारी समाज है जो देश के देहातों में फैला हुआ है। यूं शहरी कस्बों में भी पिछड़ापन कम नहीं है। कोठी बंगलों में रहने वाली नारी की प्रगतिशीलता के लिए अवसर प्रदान करने वाले कम ही हैं। वहां भी अधिकांश जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती, श्रमजीवी, कठिन और अभावग्रस्त जीवन जीती हुई दिखाई देगी। इस संदर्भ में शहरों कस्बों की स्थिति विरल छोटे देहातों की तुलना में कुछ ही अच्छी मानी जा सकती है। अन्यथा रूढ़िवादी प्रतिबंधों के बीच असहाय स्थिति में तो उन्हें भी रहना पड़ता है जो संपन्न एवं शिक्षित परिवार में रह रही हैं। उन्हें भी पुरुषों जैसी सुविधा एवं स्वतंत्रता कहाँ है। वे भी स्वेच्छापूर्वक अपने लिए प्रगतिशीलता का मार्ग अपनाने में कहाँ स्वतंत्र हैं। संपन्न और शिक्षित कहे जाने वाले देशों में भी नारी की पराधीनता दूसरे प्रकार की है। उन्हें सोने की जंजीरों में जकड़ा गया है और पुरुषों के सम्मुख आकर्षक बनकर रहने और इस आधार पर अपने निर्वाह की सुविधा प्राप्त करने की स्थिति में रखा गया है। आए दिन तलाकों के कारण वहां भी नारी जीवन कम असुरक्षित नहीं है। इन पंक्तियों में विचार भारतीय नारी जीवन पर किया जा रहा है। यूं समृद्ध देशों की शिक्षित नारी की भी दशा कम सोचनीय नहीं है, पर कम से कम वहां इतनी सुविधा तो है कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपने ढंग की विधा अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ तो इतनी भी नहीं है। पुरातन काल की दासी प्रथा यूं प्रत्यक्ष रूप से अब नहीं रही, पर परोक्ष रूप से अधिकांश नारी समाज को वैसी प्रतिबंधित शोषित स्थिति में निर्वाह करना पड़ रहा है। सुधार कहाँ से आरंभ हो? इसके लिए शिक्षा संवर्धन की बात कही जाती है, पर इसके लिए उत्साह कैसे उत्पन्न किया जाए? उन्हें प्रोत्साहन कौन दे? सुविधा और अवसर मिल सकने की स्थिति कैसे बने? यदि उनके लिए शिक्षा जुटा दी जाए, यदि पाठशालाएं खोल दी जाएं, तो प्रश्न वही आड़े आता है कि घर के लोग स्कूल भिजवाने के लिए क्यों तैयार हों? रूढ़िवादिता इस मार्ग में बाधक क्यों न बने? नारी शिक्षा का प्रचलन न होने पर पुरुष अपने घर की महिलाओं को पढ़ने के लिए घर से बाहर जाने देने के लिए कहाँ तैयार होते हैं? लड़के लड़की का अंतर आज के लोक चिंतन पर बुरी तरह छाया हुआ है।
लड़का होने पर बधाई गाई जाती है और लड़की के जन्मते ही मुंह लटक जाता है। सामान्य व्यवहार में भी दोनों के बीच भारी अंतर पड़ता है। लाड़ दुलार, खान पान, पहनाव, चढ़ा उड़ाव, शिक्षा, दीक्षा आदि के सभी क्षेत्रों में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को पराये घर का कूड़ा समझकर उनके प्रति उपेक्षा ही बढ़ती जाती रहती है। यही बात बड़े होने पर भी नर नारी के बीच भी अंतर रूप में जारी रहती है। शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने देने के लिए परिवार में किसी का भी उत्साह नहीं होता। ऐसे सौभाग्यशाली कुटुंब विरले ही पाए जाएंगे जहां दोनों पक्षों के बीच समानता का व्यवहार चलता हो। शिक्षा से प्रगति का शुभारंभ होने की बात सही है, उसमें मतभेद की गुंजाइश नहीं। पर प्रश्न यह है कि सरकार यदि स्कूलों की व्यवस्था कर भी दे तो उनमें किन प्रगतिशील घरों की लड़कियां पढ़ने पहुंचे। पिछड़ेपन के रहते भी तो यही कहा जाता है कि लड़की घर का कामकाज देखेगी, माता का हाथ बटाएगी, ससुराल जाने पर आवश्यक कामकाज सीख कर जाएगी। इन लाभों को छोड़कर उन्हें स्कूल भेजने की बात क्यों सोची जाए? समझा जाता है कि पढ़ाई नौकरी करके ही काम आती है। जिन्हें नौकरी नहीं करनी उन्हें पढ़ाई में क्यों समय खर्च करना चाहिए? इसी तर्क के आधार पर परिवार का मानस एक ऐसी रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाता है जिसमें लड़कियों को न तो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और न वैसी सुविधाएं ही प्रदान की जाती हैं। इस माहौल में स्वयं नारी की इच्छा भी मर गई है। घर छोड़कर स्कूल जाने से जब छोटे बच्चे तक उस अजनबीपन में प्रवेश करते हुए आनाकानी करती हैं तो लड़कियां, महिलाएं तो विशेष रूप से एक ऐसे पालतू जंतु की तरह होती हैं जिन्हें स्वयं भी घर से बाहर जाने में, पढ़ाई का अनभ्यस्त काम अपनाने में उत्साह नहीं होता। ऐसी दशा में नारी प्रगति की बात सोचने वालों के, उसके लिए शिक्षा साधन जुटाने वालों के लिए यही कठिनाई जटिल रूप से खड़ी होती है कि उन्हें छात्राएं नहीं मिलती। जैसे तैसे नाम लिखा भी लेती हैं तो घर वाले तनिक सा बहाना मिलने पर स्कूल से नागा करा देते हैं। कई बार छात्राएं भी पाठ याद न होने जैसी कठिनाई आगे आते ही पढ़ाई छोड़ बैठती हैं। यही कठिनाई आदिवासी क्षेत्रों में भी आती है। वहाँ भी बच्चों की शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध जहाँ तहाँ किया गया है, पर पढ़ने वाले वहाँ भी नहीं पहुँचते। अध्यापक रजिस्टरों की खाना पूरी करते रहते हैं और जिस प्रकार लकीर पीटते रहते हैं। देहाती स्त्री शिक्षा के संबंध में भी यही बात है। शहर कस्बों की बात दूसरी है। जहाँ लड़कियों को पढ़ने का भी प्रचलन चल पड़ा है, वहाँ पास पड़ोस से उठते हुए उत्साह को देखकर अधिकांश घरों की लड़कियां पढ़ने जाने लगती हैं, किंतु उन्हें भी वयस्क होने से पहले ही घर बिठा लिया जाता है। समझा जाता है वयस्क लड़कियां घर के बाहर रहेंगी तो उन्हें जमाने की हवा लगेगी और कुल मर्यादा पर आंच आवेगी। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।